गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर्स। आई एम राकेश सिंघल फ्रॉम आरकेएस वेल्थ। आज के वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसका मैंने सब्जेक्ट रखा हुआ है डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। सो बेसिकली आई विल स्टार्ट कि मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने बहुत पहले एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी जिसने आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, और उस बुक का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच। और मेरे को लगता था कि ये जो टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच क्यों है, ये वर्क हार्ड और ग्रो रिच क्यों नहीं है। क्योंकि लोग बोलते थे कड़ी मेहनत करोगे और अमीर बनोगे, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि आप सोचोगे तो अमीर बनोगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस कि हमको सोचना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं कि लोग अमीर रहते हैं या गरीब रहते हैं, या हाउ पीपल्स ग्रो रिच और डोंट ग्रो रिच। सो जस्ट माय गोल इज टू लेट यू थिंक। नो, इन्वेस्टमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो नंबर वन नाम है वो वॉरेन बफेट जी का है, और उनका एक बहुत फेमस कोट है कि इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, विल वर्क हार्ड अंटिल यू डाई। मतलब आप ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं करते हो कि जहाँ आपके सोने पे भी आपका पैसा काम करे। आप सोते रहें, नहीं काम करे तो भी आपका पैसा काम करते रहे। मतलब आप पैसे के लिए एम्प्लॉय बने हुए हो, अपने पैसे को रादर आप अपना एम्प्लॉय बना लो, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं करते हो तो आपको आखिरी तक काम करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक और प्रिंसिपल है वर्ल्ड वाइड 80-20 पेरेटो लॉ। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे 20% एफर्ट से हमारा 80% रिजल्ट आता है या पैसा आता है, और बाकी का 80% जो टाइम हम देते हैं उससे 20% रिजल्ट आता है। तो अगेन वही करते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि दुनिया के जो 80% लोग हैं वो 20% वेल्थ में गुजारा कर रहे हैं, और जो बाकी के 20% लोग हैं उनके पास में दुनिया की 80% वेल्थ है। सो इसको रादर अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि दिस इज एक्चुअल डेटा एंड दिस इज वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया और यूएस, कि टॉप 1% होल्ड्स 99% ऑफ द वेल्थ, और टॉप बॉटम 99% आर कंटेंट विद जस्ट 1% वेल्थ। सो ऐसा क्यों है? वी नीड टू थिंक। नाउ दस हेनरी फोर्ड, एक अगेन बहुत बड़े, जैसे हमारे टाटा बिरला का नाम होता है फर्स्ट जनरेशन में, हेनरी फोर्ड यूएस के काफी बड़े एंटरप्रेन्योर थे फर्स्ट जनरेशन। सो इनका एक कोट है जो अगेन मेरे को फोर्स किया, थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर विच इज प्रोबेबली द रीजन व्हाई सो फ्यू एंगेज इन इट। हिंदी में अपन बात करें, बिकॉज हिंदी इंग्लिश हमारे पास में मिक्स है, तो सोचना सबसे कठिन काम है। इसलिए यही कारण है कि सबसे कम लोग इसमें शामिल होते हैं। या हम लोग अपने लाइफ में भी देख सकते हैं कि बॉटम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लोग हैं बॉटम वर्ड्स के लिए या लो थिंकिंग वर्ड्स के लिए। बट टॉप थिंकिंग वर्ड्स के लिए जो पूल है उसमें कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नीड है, और इसलिए हम वहाँ देखते हैं कि बड़े हायर पैकेजेस हैं। सो आज की तारीख में मैं जो आपसे बात करूंगा, मैं उन चीज़ों की बात नहीं करूंगा जिनके बारे में हमको ऑलरेडी पता है। जैसे हम बात करेंगे इंश्योरेंस है, पोस्ट ऑफिस है, पीपीएफ है, ये हमको दादाजी के टाइम से पता है, ठीक है ना। मैं बात करूंगा जिन चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या हमको पता है बट उसमें हमारा कन्विक्शन नहीं है, भरोसा नहीं है, और स्टिल अगर आपके कुछ सवाल हैं, इस वेबिनार के बाद में मैं वो क्वेश्चंस आपसे लूंगा। एंड उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन कम टू अवर ऑफिस। जो भी आपके कांटेक्ट में है, मैं हूँ, मेरी टीम के कोई लोग हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये हम लोग गूगल मीट भी शेड्यूल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टूल कि आने जाने की जरूरत नहीं है, 1-2 घंटा ट्रैफिक का बचेगा अपना, और हम गूगल मीट पे, और गूगल मीट हम एक से ज्यादा कर सकते हैं। गूगल मीट है, जो मीट है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गूगल मीट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सो अगेन कमिंग बैक टू डोंट वर्क फॉर मनी, राइट। तो सबसे पहला चीज है, बिकॉज हमने जब डोंट वर्क फॉर मनी की बात करी तो इट मीन्स कि वी आर सेइंग कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। और हमारा पैसा हमारे लिए कब काम करेगा? जब हम पहले उस पैसे को बचाएंगे और उसके बाद उस पैसे को लगाएंगे, उसी के बाद उससे काम लेने की बात होगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम बचाएं क्यों, ठीक है ना, उसको इन्वेस्ट क्यों करें? क्योंकि बचाने का मतलब हम अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं, और खर्चा करना सबसे ज्यादा एंजॉय का काम है। जो मतलब तुरंत खर्चा करके आता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर। सो इवेंचुअली अगर हम सेव कर रहे हैं, उसके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आज के प्लेजर को हम डिले कर रहे हैं। तो वो हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई इनफैक्ट मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दो आई हैव गिवन स्लाइड। फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, लाइफ में कुछ गोल्स, बच्चों की शादी, पढ़ाई, कोई विदेश यात्रा, कोई घर बनाना, एंड नंबर ऑफ गोल्स है। तो उन सब के लिए हमको सेव करने की जरूरत होती है, और उसके बाद में हमको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। पहला चैलेंज हमारी लाइफ में महंगाई।
हम सब लोग समझते हैं। एक एग्जांपल मैं दूं आपको कि भाई हमारे दादाजी बोलते थे कि मैं 500 रुपए की फैमिली में, मतलब 500 रुपए की तनख्वाह में 5 लोगों का परिवार पाल लेता था, और तुम 50 हजार की तनख्वाह में 5 लोगों का परिवार नहीं पाल पा रहे हो। इज इट ट्रू? यस। सो हम देखते हैं कि भाई आज का जो 1 लाख है, अगर हम उसको काम पे नहीं लगाएंगे और लॉकर में रख देंगे या घर में रख लेंगे, तो वो शायद 10 20 30 साल बाद उसका 1/3 1/4 पैसा होगा। तो उस पैसे को काम पे लगाने से पहले जो हमने महंगाई की बात करी है, रेट ऑफ रिटर्न की बात करी, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 72 का नियम। तो 72 का नियम क्या कहता है, 72 का रूल, कि हमको क्या रिटर्न आ रहा है और कितने साल में पैसा डबल होगा। तो इसका मतलब अगर हमको 6% का रिटर्न आ रहा है, मतलब हमारा पैसा 12 साल में डबल होगा। या 6% का महंगाई है तो मोटे तौर पे 12 साल में हमारा पैसा आधा हो जाएगा। अगर 9% का रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब 8 साल में डबल होगा। 12% का रिटर्न आ रहा है मतलब 6 साल में डबल हो जाएगा। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, ज्यादातर लोगों से बात करूं और मैं खुद की बात करूं, तो हमारा खर्चा शायद लाइफ स्टाइल जो हमारी इंक्रीज हो रही है, हर 5 साल में हमको डबल चाहिए। तो एक तो पैसा महंगाई के हिसाब से, महंगाई को मेंटेन करे और उससे ज्यादा ग्रो करे, महंगाई से ज्यादा ग्रो करे, तभी हम अपनी लाइफ स्टाइल को इंक्रीज कर पाएंगे। अब सेकंड मैंने बात करी फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल है। मैं एक चीज मानता हूँ, बोलता हूँ, जो मैंने सीखी है, कि हम उसी गोल के पीछे भाग सकते हैं जो हमको पता हो, या जो चीज हमको पता ही नहीं है। मतलब इफ वी आर नॉट अवेयर देयर एग्जिस्ट समथिंग, कैन वी रन आफ्टर दैट, कैन वी अचीव दैट। फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत सिंपल वर्ड्स में जो मैंने समझा, कि मेरा खर्चा अगर लाख रुपए महीने का और मेरे को 1.5 लाख रुपए महीने का ब्याज आ रहा है, किराया आ रहा है, रॉयल्टी आ रही है, ठीक है ना। मेरे को अब जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, खर्चा चलाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की तारीख में हम लोग सवेरे उठ के 9 बजे 8 बजे ऑफिस भागते हैं, दुकान भागते हैं। तो क्या हमको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। सर में दर्द हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तो भी भागना पड़ता है, मजबूरी है। वाइफ कहती है संडे को कि भाई 11 बजे साथ में नाश्ता करेंगे, और मैं यहाँ पे वेबिनार लेने हुए बैठा हूँ या आप भी अटेंड करने बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली वो है कि आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है उससे ज्यादा आपको एक पोर्टफोलियो से आपको फिक्स्ड इनकम आ रही है, और वो हर साल बढ़ती ही होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, कांस्टेंट इनकम नहीं। बहुत सारे पेंशन प्लान्स के लोग मार्केट में बात करते हैं कि भाई 10 साल बाद आपको लाख रुपए साल का मिलना चालू हो जाएगा और अगले 30 साल तक मिलेगा। तो ठीक है, 11वें साल में 1 लाख रुपए महीने का समझ में आता है, लेकिन आपको 21वें साल में भी 1 लाख रुपए महीने का आएगा, वो समझ में आता है क्या? नहीं आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के बेनिफिट्स क्या हैं? तो अगर हम फाइनेंशियली फ्री हैं, फाइनेंशियली फ्री मतलब जितना मेरा खर्चा है मिनिमम, या जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा का मेरे को अगर ब्याज आ रहा है, इट मीन्स मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस और वरी से फ्रीडम मिलेगा। मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। जैसे अभी मेरे को 11 बजे दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, 10 बजे जाना है। मैं चाहता था कि भाई आज मौसम अच्छा है, जाके तिगरा में बैठूं, सो आई कैन डू दैट। फ्रीडम टू मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन पर्सनल प्रायोरिटीज। तो पर्सनल जो हमारी प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी विदाउट वरीज, पे चेक टू पे चेक। जैसे अभी तो वो जमाना नहीं है, एंड इट्स वेरी गुड, बट जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 94 में, ऑलमोस्ट 30 साल पहले, तो उस वक्त में जो थोड़ी सी सैलरी मिलती थी, और आज की तारीख में भी यंग जनरेशन में वो लोअर लेवल पर हो सकता है कि 1 तारीख को सैलरी आई और 25 तारीख को हम लोग कड़के हो जाते थे, उधार मांगते थे। फाइनेंशियली फ्री का मतलब है कि आपको सैलरी का वेट ना करना पड़े। कभी ऐसा हुआ 6 महीने सैलरी नहीं आई, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड यू कैन डू थिंग्स, कि उनको कैसे अपन फंड करेंगे, कैसे अगर फेल हो गए, मान लीजिए हम कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो हम उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एक्साइटेड है, पैशनेटेड है, लेकिन क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे? कि अगर ये पूंजी जो थोड़ी सी इकट्ठी हुई है इतने सालों के बाद में अगर ये डूब गई तो क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि भाई मेरा खर्चा लाख रुपए का आ रहा है ना, और जो मैं पूंजी उसमें लगाने वाला हूँ उससे कोई मेरे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो शायद मैं उसको डबल पैशन डबल एक्साइटमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब हमने बात करी फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन ये मिलेगा कैसे? तो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होगी? तो सबसे पहली चीज तो है कि हमको जहाँ जाना है उसके हिसाब से व्हीकल चूज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ कि मेरे को यूएस जाना है, तो मैं ग्वालियर में अपने घर से निकलूंगा तो पहले ऑटो या कार लूंगा रेलवे स्टेशन के लिए, फिर रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ूंगा दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट के लिए। व्हीकल अगेन चेंज हो गया। अभी यूएस जाना है तो मैं कार से या रेलवे से नहीं जा सकता हूँ, मेरे को प्लेन पकड़ना पड़ेगा, बट प्लेन अपने घर से पकड़ सकता हूँ क्या? तो मेरे को व्हीकल्स की जरूरत है, बट मेरे को हर बार अलग अलग व्हीकल्स की जरूरत होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम में हम वही बात करेंगे कि हमको क्या व्हीकल चाहिए। और
ये व्हीकल हमारा एक अच्छा भी होना चाहिए, बिकॉज बीच में हमने देखा कई सारी रिच स्कीम्स आती रहती हैं, क्विक रिच स्कीम्स, तमाम सारी पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, जैसे अभी कोरोना के बाद में क्रिप्टो मानिया बहुत ज्यादा चला। सो दैट व्हीकल हैज टू बी रिलायबल। ओके, सो हम रियलिस्टिक करते हैं, तो हमने इसमें क्या किया कि मैक्सिमम जो कैलकुलेशन ली है वो 12% पे लिए हैं। आपको पता है म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूँ, एंड म्यूचुअल फंड्स में कई सारी स्कीम्स हैं जिनका 20 साल का CAGR 20% है, बट हम लोग 12% के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो भी आएगा वो ऊपर आएगा। बट सारे लोग म्यूचुअल फंड में नहीं है और सारा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरा आज का खर्चा 1 लाख रुपए महीने का है, और मैं सपोज 12 साल में रिटायर होना चाहता हूँ और 6% का नॉमिनियल इन्फ्लेशन पकड़ लेता हूँ, तो 12 साल में मेरा खर्चा जो होगा वो 2 लाख रुपए महीने का होगा या 24 लाख रुपए साल का होगा। आई थिंक इज क्लियर, ऑल आर एग्री कि आज अगर 1 लाख रुपए खर्चा है तो आज से 8, 10, 12 साल बाद मेरे को कम से कम 2 लाख रुपए महीने के लगेंगे, यानी कि 24 लाख रुपए साल के लगेंगे। ठीक है ना। अब 24 लाख रुपए साल का मेरे को कब आएगा? तो मैंने पहला एग्जांपल लिया कि भाई मान लो 4% साल का रिटर्न आ रहा है। देखिए, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का अभी जो मेजर पैसा है वो बैंक FDs में है, अपने EPF में है, PPF में है, बैंक पोस्ट ऑफिस में है। सो यहाँ पे, और मैं एज्यूम करता हूँ कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हमारे 30% में है, और नहीं है तो आ जाएंगे, और मैं चाहता हूँ वो आए और वो भी चाहेंगे कि आए। सो अभी बैंक का रिटर्न मान लीजिए 6-7% है, जो कि अगेन एलिवेटेड है, आगे जाके कम होगा, तो पोस्ट टैक्स में 4% लेके चलता हूँ। सो अगर मेरे को 24 लाख रुपए साल का चाहिए, राइट, तो और 4% का मेरे को पोस्ट टैक्स रिटर्न आ रहा है, तो मेरे को 6 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा। 6 करोड़ का 1% हो गया 6 लाख रुपए, और 4% हो गया 24 लाख रुपए, मेरे को 2 लाख रुपए महीने का आएगा। ओके, सो सपोज ये 6 करोड़ रुपया मेरे पास में है आज की तारीख में, मैं बिंदास 4% में भी खुश रह सकता हूँ। मेरे को 24 लाख रुपए महीने का आता रहेगा, लेकिन वो बढ़ता हुआ नहीं आएगा, रादर कम होता हुआ आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आगे नीचे जाके कम ही होनी है। एंड इसी की अगर हम मान लो बैंक में पोस्ट ऑफिस से RD करना चाहें कि मेरे को ये पैसा इकट्ठा करना है, और मैं उस पैसे पे भी एज्यूम करता हूँ कि पोस्ट टैक्स 6% का रिटर्न आ रहा है, तो मेरे को 3.25 लाख रुपए की SIP करनी होगी। और मैं एक और चीज अगर बात करूं कि हर साल मान लीजिए हम अपनी SIP को 10-10% बढ़ाते जाते हैं, तो शायद मेरे को 1,91,000 रुपए महीने की SIP करनी होगी। वहीं अगर मेरा एनुअल रिटर्न 6% साल का है पोस्ट टैक्स, तो मेरे को 4 करोड़ के ही कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, और मेरे को जो मंथली SIP की जरूरत पड़ेगी वो 1,91,000। अगर मैं कंसिस्टेंट SIP चला रहा हूँ, दो हमारी SIPs हर साल बढ़ती हैं, तो मैं हर साल अगर 10% भी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 1,14,000 रुपए महीने की SIP की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो आप देख रहे हो कितना बड़ा फर्क है कि अगर मेरा 4% का रिटर्न आ रहा है और 6% का रिटर्न आ रहा है, तो मेरी SIP की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हाफ हो गई, क्योंकि मेरा पैसा भी तेज गति से बढ़ रहा है, और मेरे को जो पे आउट मिल रहा है वो भी एक फास्टर रेट से मिल रहा है। और इसी को मैं अगर बात करूं तो 8% का रिटर्न चाहिए तो सिर्फ 3 करोड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। 10% का रिटर्न चाहिए तो मेरे को सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा, 2.4%। और 12% का रिटर्न आया तो मेरे को सिर्फ 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा। 2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए मैंने 12 साल का लिया है, इसको 20 साल 25 साल हो गए, तो शायद ये बहुत कम SIP आएगी। सो 12% का CAGR आ रहा है, आपको 2% इकट्ठा करना है, तो आपको करीब 1,29,000 की SIP करनी पड़ेगी कॉन्स्टेंट में, और वैसे आप 82,000 की करोगे। एंड आई बिलीव कि आप 25-50,000 से भी स्टार्ट करते हो तो भी जाके आप 10 साल में ऑलमोस्ट करोड़ों का पोर्टफोलियो हो जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि एक जगह मेरा 4% से पैसा ग्रो हो रहा है तो मेरे को 3.25 लाख की SIP करनी पड़ेगी, 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा। वही पैसा अगर मेरा 12% से ग्रो हो रहा है तो मेरे को सिर्फ 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए शायद लाख 1.25 लाख की SIP करनी पड़ेगी। चक्रवर्ती ब्याज, एक कोट मेरे को याद आ गया, आप सबको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, उनका दिमाग। तो उन्होंने बोला कि दुनिया में 7 आश्चर्य है, लेकिन 8वां आश्चर्य है चक्रवर्ती ब्याज, एक्सपोनेंशियल पावर। बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो लीनियर समझता है, एक्सपोनेंशियल नहीं समझता है। तो जैसे मैं बस एग्जांपल दूं, जैसे आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल सबने सुना हुआ है, कि भाई 2 का 2 में हम 10 बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1024। और फिर 2 का 2 में 20 बार गुणा करेंगे तो शायद 30 बार करेंगे, 40 बार करेंगे, तो वो जो पैसा है वो 1,000 की जगह, सो फर्स्ट 10 टाइम्स में वो 1,000 हुआ, बट नेक्स्ट 10 टाइम्स में वो करोड़ों और अरबों में पहुंच जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ हमने क्या बात करें कि हमको एक राइट व्हीकल चूज करना होगा। अब हमारे पास में तमाम सारे व्हीकल्स मींस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हम अगेन बहुत टाइम से करते जा रहे हैं, और हम में से ज्यादा लोगों का आधे से ज्यादा पैसा प्रॉपर्टी में है। इंश्योरेंस, नो, इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, दिस इज ए कॉस्ट, राइट। सो इंश्योरेंस को हम लोग इन्वेस्टमेंट से नहीं कंपेयर करेंगे। बैंक डिपॉजिट्स ऑफ कोर्स दिस इज रिक्वायर्ड, मैं एसेट एलोकेशन में बात करूंगा। गोल्ड ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड, एसेट एलोकेशन में बात करूंगा। स्टॉक्स हम लोग बात करेंगे, बॉन्ड्स
अगेन वही बैंक एफडी की तरह। बट एक और ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जैसे आजकल बहुत बड़ा ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है। तो ये सही क्यों है अगर मैं बात करूं, सो कुछ इन्वेस्टमेंट हैं जो हमारे वैल्यू में ग्रो करते हैं, कि 1 करोड़ मैंने लगाया था 10 साल पहले, आज 3 करोड़ हो गए हैं, ठीक है ना। अब कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं कि जो हमको मंथली इनकम देते हैं, जैसे बैंक एफडी, तो हो सकता है 1 करोड़ की 1 करोड़, लेकिन हर साल मेरे को 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे रही है। सो जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, आर्ट कलेक्शन है, इक्विटी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये वैल्यू में ग्रो होते हैं। बॉन्ड्स, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, बैंक कंपनी डिपॉजिट्स, ये सिर्फ इनकम जनरेट करते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा व्हीकल है जो वैल्यू में भी ग्रो होता है। बिकॉज मैंने क्या बात करी, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमको बढ़ती हुई इनकम चाहिए रहेगी। ओके, सो म्यूचुअल फंड हमको एप्रिसिएशन भी देते हैं और रेगुलर इनकम भी देते हैं, जिसको हम डिविडेंड के रूप में, एसडब्ल्यू के रूप में वापस ले सकते हैं। सवाल ये है अगेन, थिंक हार्ड, आर वी इन्वेस्टिंग इन द राइट एसेट्स, और सेकंड चीज की आर वी इन्वेस्टिंग इन द राइट प्रोपोर्शन एसेट एलोकेशन। सो म्यूचुअल फंड्स में अगेन क्यों इन्वेस्ट करें, आई विल जस्ट क्विकली रैप कि भैया डाइवर्सिफाइड है, हमारा पैसा एक जगह ना लग के 50 जगह लगा हुआ है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। सो म्यूचुअल फंड में आप देखोगे तो 10 20 30 साल में कोई भी एक सिंगल स्कीम नहीं है जिसका आपका कैपिटल खोया हो, ठीक है। किसी का रिटर्न 8% हुआ, किसी का 18%, किसी का 23% भी है। बट स्टॉक्स में आप देखोगे तो 1000 में से 900 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 20 30 साल में आपका पैसा परमानेंटली लूज कर दिया, परमानेंट रिस्क। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एक्सेसिबिलिटी है, मैं 1500 2000 25,000 की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लिक्विडिटी मीन्स आपको जब चाहिए तब पैसा एक फोन कॉल पे अवेलेबल है, आपको सिर्फ फोन करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अफोर्डेबल है, मतलब इसमें हमको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। और सेबी से वेल रेगुलेटेड है, मतलब जैसे आपने देखो कई सारी पॉन्जी स्कीम्स आती हैं। आई होप आई एम नॉट फास्ट इनफ, अगर किसी को लगता है कि मैं फास्ट हूँ तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स लोग मेरे को बोलते हैं यू स्पीक वेरी फास्ट, सो आई होप आई एम नॉट फास्ट। कैन यू प्लीज टाइप इफ आई एम नॉट फास्ट, इट्स ओके। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ऑल राइट, प्लीज, ओके। सो अगेन, तो म्यूचुअल फंड में हमने बात करी, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां हमारा पैसा डूब गया और हम कहीं पे जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। सो म्यूचुअल फंड में रिस्क भी नहीं है और एक वेल रेगुलेटेड, जैसे बैंकों में आरबीआई है। सो मान लीजिए यस बैंक का कुछ फियास्को हुआ तो आरबीआई आया और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया। आरबीआई कुछ होता है तो सेबी है और वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स में बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड है। मार्केट लिंक मतलब जैसे हम बात करेंगे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, कमोडिटी, ये मार्केट लिंक है, लेकिन बैंक, पोस्ट ऑफिस की हम बात करते हैं तो ये नॉन मार्केट लिंक है, मतलब फिक्स रिटर्न मिलता है। सो मार्केट लिंक में स्पेशली हम म्यूचुअल फंड्स में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेट और इक्विटी और रिस्क की। तो डेट और इक्विटी को हम लोग ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए मेरे को किसी बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए पूंजी की जरूरत है और ये 1 लाख रुपए आपके पास में है, तो मैं आपसे दो तरीके से मांग सकता हूँ, आप मेरे को दो तरीके से दे सकते हो। इनफैक्ट दुनिया में दो ही तरीके हैं पैसे के लेन देन के। पहला तरीका, या तो हम ब्याज पे लेंगे या पार्टनरशिप पे। सो पहला तरीका में अगर बात करी ब्याज पे लेंगे, दूसरा तरीका है ब्याज पे, सॉरी पार्टनरशिप पे। ओके, सो अगर मैं ब्याज पे लेता हूँ तो हमारा ब्याज फिक्स होगा, फॉर एग्जांपल 10%, और पार्टनरशिप में मैंने एग्जांपल ले लिया 50%, ये 6 16 और एक और 99 भी हो सकते हैं। अब मैं बिजनेस करूंगा तो दो चीजें होंगी कि बिजनेस में या तो पैसा कमाऊंगा या बिजनेस में पैसे को लूज कर दूंगा। तो मैंने पहला सिनेरियो लेके चला कि मैंने 1 लाख रुपए की पूंजी पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब 1 लाख रुपए की कैपिटल पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेक्स्ट जनरी, कि अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल पे मैंने 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, तो अगर आपने मेरे को ब्याज पे पैसा दिया है तो आपका रिटर्न बनेगा 10,000, राइट। बट वही अगर आपने मेरे को पार्टनरशिप पे दिया होता तो आपका रिटर्न बनता 50,000 रुपए। नाउ द बेस्ट पार्ट, why people are billionaire और in 1% और in 99%, बिजनेस के अंदर में कोई अपर लिमिट, कैपिंग या सीलिंग नहीं है। मैं 1 लाख की पूंजी पे 1 करोड़ का भी मुनाफा कमा सकता हूँ और 1,000 करोड़ रुपए का भी मुनाफा कमा सकता हूँ, और उसके साथ साथ उसको जीरो भी कर सकता हूँ, रिस्क भी है। सो मैं दूसरा सिनेरियो लेके चलता हूँ, अगेन दिस इज फॉर जस्ट एग्जांपल, कि मेरे बिजनेस में मैंने 1 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, एंड देयर आर एग्जांपल्स आई विल गिव। तो अगर आपने मेरे को ब्याज पे पैसा दिया है तो आपका रिटर्न कितना रहेगा, मात्र 10,000। वहीं अगर आपने मेरे को पार्टनरशिप पे पैसा दिया तो आपका रिटर्न होगा 50 लाख। सिंपल, आई थिंक। ऑल राइट, सो तीसरा अगर मैं सिनेरियो लेके चलूं कि मान लीजिए मेरा बिजनेस डूब गया,
ठीक है ना। सो अब ब्याज के केस में आप क्या करोगे कि भाई मेरे से 10,000 रुपये भी मांगोगे, 1,00,000 रुपये भी मांगोगे, और अगर मैं नहीं तो आप मेरे को कोर्ट ले जाओगे, ठीक है, बिकॉज वो ब्याज पे जो पैसा आपने दिया, कहीं ना कहीं हमने बॉन्ड लिया, एक मॉर्गेज था, वो कंपनी लिक्विडेट होगी और आपको पैसा मिलेगा। बट अगर आपने मेरे को पार्टनरशिप पे दिया है तो आप मेरे को कहीं लेके नहीं जा सकते, आपकी कैपिटल भी लूज हो जाएगी। सो दिस इज दैट सिंपल। सो मैंने एग्जांपल्स की बात करी, जैसे आज हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं कि उसका ड्राइवर भी करोड़पति है, टाटा, बिरला, अंबानी, फ्लिपकार्ट, दीज आर द एग्जांपल्स की जहां इन लोगों ने 20, 30, 40 साल में हर 1,00,000 रुपए के करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए किए हुए हैं। बट वहीं कई सारे ऐसे एग्जांपल भी है कि एक इन्फोसिस के ऊपर में 100 कंपनी ऐसी भी हैं जिनके शेयर्स आज रद्दी हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो जो पहला केस हमने इंटरेस्ट की बात करी, दैट इज ब्याज, और जो दूसरे केस की हमने बात करी, दैट इज इक्विटी, क्योंकि पार्टनरशिप को ही हम लोग बोलते हैं शेयर, टकी का शेयर और इक्विटी। तो पार्टनरशिप, शेयर, इक्विटी तीनों सिनोमिनस हैं। तो पार्टनरशिप में आप रिस्क ले रहे हो बट रिटर्न में कैपिंग नहीं है, टैक्स भी लो है। जब आप फिक्स इंटरेस्ट की बात करते हो, गारंटेड इनकम की बात करते हो, चाहे वो LIC की पॉलिसी लो या पेंशन प्लान लो या कुछ भी लो, LIC जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप कोई भी गारंटेड प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको गारंटी तो, बट आपकी कैपिंग हो जाती है, लिमिटेड इनकम हो जाती है, कोई फ्यूचर एप्रिसिएशन उसमें नहीं होता है, आपका पैसा भी लॉक हो जाता है, और साथ ही साथ में की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका टैक्सेशन भी हाइजेस्ट होता है। नो, इसको थोड़ा सा और वो करूं कि डेट का मतलब होता है लोन, मतलब आपने कोई FD ली तो बैंक ने आपसे लोन लिया हुआ है, आपने दिया हुआ है, दैट इज डेट। तो डेट के अंदर में क्या है कि डायरेक्ट रिस्क नहीं है, बट ये लगता हुआ रिस्क, परसीव्ड रिस्क नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में बड़ा रिस्की है कि वो महंगाई से भी आपको कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि महंगाई की बात करी हमने, अभी बैंक का रिटर्न सपोज 7% है, तो 72 के हिसाब से 10 साल में पैसा डबल होगा, और बैंक 10 साल की FD पे आपको 7% नहीं दे रही है, 1-2 साल की पे दे रही है, लेकिन आप 5 साल पे जाओगे तो वापस 6, 5.5 पे आ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट कम होनी है, और यहाँ पे अगर हम अगर 30% स्लैब में 20% में टैक्स दे रहे हैं, तो शायद बैंक में गोइंग फॉरवर्ड आगे आने वाले समय आपका पैसा 15 से 20 साल में डबल होगा। आप जस्ट मान के चलिए कि अगर 4% का रिटर्न आ रहा है तो 72 के रूल के हिसाब से आपका पैसा 18 साल में डबल होगा। सो मैं एक मान के चलता हूँ कि 10 से 15 साल में आपका पैसा डबल होगा, बैंक में रिस्क नहीं है। बट 10 साल में भी डबल मान के चलता हूँ, तो क्या 10 साल बाद 1,00,000 की वैल्यू 1,00,000 होगी? आप नहीं लगाते तो शायद 50,000 होती, आपने इन्वेस्ट कर दिया बैंक में या डेट में, तो उस पैसे की वैल्यू हो सकता है 90,000 हो, लेकिन वो 1,00,000 से कम ही होगी। ये चीज आपके मान के चल सकते हो ना। हम बात करते हैं कि इक्विटी की, तो इक्विटी के अंदर में क्या है कि रिस्क है, वॉलेटिलिटी मैं उसको बोलूंगा। नो, रिस्क मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, और रादर आई वुड लाइक टू टेक ए फुल वेबिनार ऑन रिस्क, बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास उतना टाइम नहीं है। रिस्क का मतलब होता है परमानेंट लॉस जो शेयर्स में होता है। जैसे आज की तारीख में मैं बात करूंगा कि आज से 15 साल पहले सेंसेक्स 20,000 था, कई सारी कंपनीज के IPO आए थे, मैं एक IPO का नाम लूंगा, रिलायंस पावर, 500 रुपए का आया था, अभी शायद 5-15 रुपए का है। अभी सेंसेक्स 60,000 का 60 लाख भी होगा, तो भी वो पैसा हमारा गया। नाउ दैट इज ए परमानेंट रिस्क, ओके। बट सेंसेक्स इटसेल्फ वो 20,000 का 60,000 है, क्योंकि रिलायंस पावर नहीं चला, लेकिन पावर तो 8 गुना कंज्यूम हो रहा है ना। कुछ दूसरी पावर कंपनी आ गई, जो कुछ पुरानी एग्जिस्टिंग पावर कंपनियां थी वो शायद 16 गुनी है। सो की टेक अवे, मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा तो रिस्क को समझने में हमको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में इजी होगा। कि आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान मोटर्स की अमृतसर कार चलती थी, कॉन्टेंसा पद्मिनी प्रीमियर, यू कैन रिकॉल, मतलब मैंने चलाई हुई है 98 में, मेरे फ्रेंड के पास ही सत्यवारी इन्होंने ली थी। ऑलराइट, सो आज की तारीख में कारें 20 गुनी बिक रही है, लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स नहीं है। तो आपने हिंदुस्तान मोटर्स में पैसा लगाया तो गया, ठीक है ना। आज का मार्केट किधर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्या किया कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में उस वक्त की जो टॉप कंपनीज थी, 10 कंपनीज, उनमें लगाते गए और वो हर साल रीबैलेंस करते रहे, तो आज आपका पैसा शायद 20 गुना है। सो सैम, हम एक और एग्जांपल है कि नोकिया और ब्लैकबेरी आज से 10 साल पहले बहुत बड़ा नाम थे। आज मोबाइल 100 गुने नहीं 1000 गुने बिक रहे हैं, लेकिन वो दोनों नहीं है। सो की टेक अवे इज दैट कि ओवरऑल बिजनेस, ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल GDP विल कंटिन्यू टू ग्रो। 10 साल बाद यहाँ से 2 से 3 गुनी होगी, लेकिन आज के आधे ब्रांड गायब हो जाएंगे। तो सिंगल बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं तो रिस्क है, लेकिन जब हम मल्टीपल बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं तो कोई रिस्क नहीं है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सो गुड मॉर्निंग, काफी सारे लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, और बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी Q&A नहीं देख रहा हूँ, तो अगर किसी का कुछ हो तो आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं प्लीज। तो आई ट्राई कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर पाऊँ। सो प्लीज कंटिन्यू टू टाइप योर मैसेजेस इन चैट बॉक्स। ऑलराइट, सो
म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है, एक सिंगल बिजनेस में पैसा ना लगा के कम से कम 100 जगह पैसा लगाते हैं, और ये 100 भी उन्होंने 1000 में से फिल्टर किए हैं, 900 को विड आउट किया हुआ है, एंड उसको भी एक प्रोफेशनल टीम टाइटली मॉनिटर कर रही है। सो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं है, वॉलेटिलिटी। रिस्क और वॉलेटिलिटी को हम ऐसे समझते हैं कि 2008 में मार्केट क्रैश किया था, मार्केट आधा रह गया था, ये अभी रिसेंट कोरोना की बात करेंगे। सो कोरोना में मार्केट आधा रह गया था, अब नुकसान किसको हुआ? जिसने निकाला, जिसने नहीं निकाला उसको कोई नुकसान, पैसा डबल है। सो यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने 10 ग्राम सोना लिया 60,000 रुपए का, कल को वो सोना 50,000 रह गया। अभी मेरे को 10,000 का नुकसान कब होगा? जब मैं 50,000 में बेच दूंगा। मैंने नहीं बेचा, वो सोना वापस 60,000 भी आएगा, 70,000 भी आएगा, 80,000 भी आएगा। सो म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में रिस्क नहीं है। रिस्क मतलब परमानेंट एंड रिकवरेबल लॉस। ऑल राइट। सो रिस्क को अगेन जिससे मैं बात करूंगा कि आज मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट किया, या मेरे साथ में और भी कई सारी चीजें स्टार्ट करी। मैं शायद उनमें से 100 में से 98 से बेहतर हूँ, कोई एक दो जने मेरे से भी बेहतर होंगे। सो अगेन जैसे मैंने बात करी थी कि एक 20 साल पहले बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, तो एक डेफिनेशन मेरे को मिली कि व्हाट इज रिस्क। सो रिस्क इज व्हाट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप गाड़ी चला रहे हो, देन दिस इज अ रिस्क। आपको गाड़ी चलानी आती है और आप चला रहे हो, तो रिस्क आपका बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सो वारेन बफेट का अगेन वही कोट है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो मैंने इसको हिंदी में करने की कोशिश करी है कि दुनिया भर में ज्यादातर दुर्घटना है, आई होप यू विल अप्रिशिएट, कि दुनिया भर में ज्यादातर दुर्घटनाएं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या गाड़ी में खराबी की वजह से नहीं होती, बल्कि ड्राइवर की गलती, अति आत्मविश्वास या झपकी या लापरवाही की वजह से होती है। तो बेसिकली गाड़ी रिस्की नहीं थी, ड्राइवर रिस्की था। तो गाड़ी को ब्लेम ना कर, लोग ज्यादातर गाड़ी को ब्लेम करते हैं, खुद को ब्लेम नहीं करते। मार्केट के उसमें मैं बोलूंगा कि मार्केट रिस्की नहीं है। मैं आपको आगे इस स्लाइड में दिखाऊंगा कि सेंसेक्स पिछले 30 साल में ऑलमोस्ट 60 गुना है। अभी यहाँ पे हमारे कुछ इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला जैसे इंडिया में नाम दिया जाता है एज ए वारेन बफेट, बहुत सारे लोगों ने अरबों बनाए हैं, और बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर हो गए हैं। सबके लिए 30 से 60 गुना है, इसलिए कि जो आज बिलियनर है उसके लिए 600 गुना है, और जो बाहर हो गया उसके लिए 0 हो गया था। सबके लिए मार्केट सेम है, बट स्टिल सम गॉट बिलियनर आउट। सो मार्केट रिस्की नहीं है, सम इन्वेस्टर्स आर रिस्की। Let me rephrase this. Some investors are risky who starts to invest or drive without a driver or without learning how to drive. So investor are risky, लेकिन क्या करता है वो? मार्केट को ब्लेम करता है, एडवाइजर को ब्लेम करता है, खुद को नहीं करता है। सेंसेक्स पिछले 40 साल में करीब 600 गुना है, और डिविडेंड को अगर आप री इन्वेस्ट करोगे तो वो ऑलमोस्ट 80,000 है। ओके, one more thing, this is again important and I can take a full webinar, but इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इक्विटी ज्यादा रिटर्न क्यों देती है बाकी सब जगहों से। मतलब अभी तक दिया, ठीक है, बाई चांस होगा, बाई लक होगा, बट आगे क्यों देगी? और जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा, हम उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है, मेरी फेवरेट स्टोरी, मैंने खुद डेवलप करी है, कि दूध और पनीर की कहानी। और इससे ये भी समझ में आएगा कि लोग स्कीम्स में क्यों फंस जाते हैं, उनको ये एनालिसिस नहीं आता। सो स्टोरी ऑफ मिल्क और पनीर क्या है कि जो पनीर है वो दूध का डेरिवेटिव है, और पनीर का भाव किससे चलता है? ऑफ कोर्स दूध से चलता है, ठीक है ना। सो शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि दूध ऊपर जा रहा हो, महंगा हो रहा हो, लेकिन पनीर नीचे आ जाए, पनीर का भाव नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि सारग नहीं है, शादियों का सीजन नहीं है, डिमांड नहीं है, और स्टॉक बहुत ज्यादा है। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि दूध हो सकता है कि दूध के प्राइसेस गिर रहे हो, लेकिन पनीर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हो। रीजन बीइंग कि जो पनीर का स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 0 है, और डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा आ गई, कोई सीजन निकला है, कोई बड़े फंक्शन 2-4 अनाउंस हो गए। सो शॉर्ट टर्म में जो पनीर का रेट है वो जरूरी नहीं है दूध को फॉलो करे, दो उसका अंडरलाइन मिल्क है तो उसे फॉलो करना चाहिए, पर शॉर्ट टर्म में जस्ट उल्टा हो सकता है। तो सेम वे मार्केट में भी हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि भैया मार्केट लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज, पॉलिसीज, इलेक्शन, बहुत सारी चीजों से ड्राइव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ही चीज से ड्राइव होता है कि भैया हमारी अर्निंग्स किधर जा रही हैं। जैसे आज हमारा मार्केट 30 साल में 60 गुना है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी है। 1991 में हमको सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज की तारीख में दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि क्रिप्टो, जो अभी कोरोना के बाद में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, बहुत बज़ बना, और मेरे कई सारे लोग बोलते थे क्रिप्टो में कमाएंगे, म्यूचुअल फंड में क्या होगा। तो क्रिप्टो देयर वाज नो अंडरलाइन, पैसा बढ़ रहा था, बट अंडरलाइन क्या था? कुछ भी नहीं था।
कई सारी पॉन्जी स्कीम आती है कि हम 2 रुपए सैकड़े का देंगे, घर घर जाके लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे सारा की कुछ स्कीम थी, कुछ दूध डेयरियां की स्कीम आई, कुछ पेड़ पौधों की स्कीम आई, कुछ पल्लू पालने वाली आई। तो बेसिकली इन पॉन्जी स्कीम्स में क्या था कि नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को ले रहे थे। एक बिजनेस मॉडल नहीं था। आप समझिए कि अगर 24% का कोई या 18% का रिटर्न दे रहा है, तो वो आपको 18 का दे रहा है, तो वो एटलीस्ट 28 का जनरेट करेगा, तब आपको 18 दे पाएगा। तो उस पे उसके बिजनेस में 18% पे लगाने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्या इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो 28-30% का कंसिस्टेंट सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट कर पाए। और अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा, तो वो एजेंट क्या भी बोल रहा है उसको सुनने का अपने को नहीं है। सो स्टॉक मार्केट में हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो सेंसेक्स है, वो डेरिवेटिव इज लाइक पनीर। जो हमारा अंडरलाइंग है, जो दूध है, वो हमारी इकोनॉमी है। तो हमको लगता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था अगर ये ऊपर जाने वाली है, तो स्टॉक मार्केट मतलब दूध ऊपर जा रहा है तो पनीर तो ऊपर जाएगा ना। हेलो। सो जो हमारी इकोनॉमी है वो ऊपर जा रही है, तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट बहुत सारे चीजों से ड्राइव होगी, लाइक लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट। अभी जैसे पिछले 1.5 साल इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़े, तो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट करेक्शन मोड में था। अभी कहीं ना कहीं जाके लग रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए हैं। अभी यहाँ से आगे जाके साल 6 महीने वो नीचे आएंगे, तो स्टॉक मार्केट में फिर से पैसा आना चालू हो गया। बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई है, तो सेम प्रॉफिट में मेरा ब्याज कम जाएगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिया है कि जो सेंसेक्स आज हम देखते हैं, मान लीजिए 60,000 है, 65,000 है, तो ये 1979 में 100 से स्टार्ट हुआ था। मतलब उस वक्त की 30 कंपनीज को लिया गया, हो सकता है उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू 50,000 हो, बट हमने एक बेस ले लिया 100, और फिर वो 50 की 55 हुई, तो 100 का मतलब जो है 50,000 की वैल्यू 55,000 हुई, तो मतलब 10% बढ़ी। तो ये मान लिया गया कि सेंसेक्स अब 100 का 110 हो गया। तो 1979 में सेंसेक्स 100 से स्टार्ट हुआ, और आज की तारीख में ये मेरा अभी जो प्रेजेंटेशन है 15 जून के आसपास का बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने 62,000 63,000 की वैल्यू ली, अभी रफली 65,000 है। सो हम देखेंगे अभी पिछले 43 साल में सेंसेक्स रफली 650 गुना हो गया है। और दिस इज प्री डिविडेंड। कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, वो सेंसेक्स की वैल्यू में री इन्वेस्ट है, और उसको री इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो करीब करीब 80,000 है। अभी 1979 में 1 अप्रैल को जो गोल्ड का 10 ग्राम का वैल्यू था वो 677 है। आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है ना, एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अभी जो लास्ट प्राइस थी वो 59,000 थी, मतलब सोना हुआ 88 गुना। तो गोल्ड में रिटर्न आता है, लेकिन सिर्फ उस पीरियड में जहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी हो या कोई परेशानी हो, क्राइसिस हो। अदरवाइज सेम पीरियड में मैं बेस्ट एग्जांपल लूंगा कि भाई कोरोना में सोना एकदम से 35,000 से 55,000 चला गया विद इन 6 मंथ्स, और उसके बाद 2.5 साल वही पड़ा रहा, और आज शायद 3 साल बाद भी वो 60 होकर वापस से वहीं आ गया। जो सोना था वो करीब सिल्वर था, वो करीब 1688 थी, वो करीब 43 गुनी है आज की तारीख में। डॉलर उस वक्त में 8 रुपए 20 पैसे का था, अभी करीब 82 रुपए का चल रहा है, तो डॉलर करीब 10 गुना है, और क्रूड ऑयल करीब 8 गुना है। सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि भाई इक्विटी ने सबसे ज्यादा 650 गुना है या 800 गुना है प्री पोस्ट डिविडेंड, बट उसके बाद गोल्ड है 88 गुना। तो इक्विटी ने सबसे ज्यादा रिटर्न क्यों दिया? बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे बात करी है कि आपने 1 किलो सोना लिया, 1000 ग्राम सोना, 1,000 ग्राम प्रॉपर्टी ली, आप उसको 100 साल रखते हो, तो 100 साल बाद भी 1,000 ग्राम सोना 1,000 ग्राम होगा। 1,000 स्क्वायर फीट आपकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्लॉट भी 1,000 फुटी होगा। बट आज आपने कोई बिजनेस बाय किया जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, वो कंपनी अगर ग्रो कर रही है, तो 10 20 30 साल में वो कंपनी 100 करोड़ से 1,000 करोड़ की होगी, 10,000 करोड़ की होगी, और 1,00,000 करोड़ की भी होगी। तो उसके अंदर कुछ एक्री हो रहा है। तो जब भी आप कोई बिजनेस खरीदते हो, तो वो बिजनेस हर साल ग्रो कर रहा है। बट जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, जब आप गोल्ड खरीदते हो, जब आप कोई कमोडिटी खरीदते हो, तो उसके अंदर हर साल कुछ ऐड नहीं हो रहा है। उसका प्राइस सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है, तो महंगाई कितनी बढ़ेगी? ठीक है ना। सो इक्विटी के अंदर में जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट है, और यही हम में भी हो सकता है पिछले 5 साल में सोने ने या चांदी ने इक्विटी से ज्यादा रिटर्न दिया हो, प्रॉपर्टी से ज्यादा रिटर्न दिया हो। मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल की बात, मैं कोई 5 साल के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। कोई 5 साल का ब्लॉक ऐसा हो सकता है कि लोग बोलेंगे देखो पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी 3 गुनी है, और सोना और सेंसेक्स वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ 43 ईयर्स, लॉन्ग टर्म में हम बात करेंगे, तो सेंसेक्स करीब करीब 800 गुना है, और बाकी की सब चीजें आप देख सकते हो। एक बहुत अच्छा कोट मेरे को भास्कर में मिला था, मैंने आपको मे भी लोगों ने देखा होगा। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम, एंड द सीक्रेट ऑफ फ्रीडम इज करेज। तो जो हमारा, मैं बात करूंगा कि जो खुशी का कारण है, मतलब खुशी का जो रीजन है, वो है
मतलब जो हमारी सिक्योरिटी या फ्रीडम का मैं बात करूंगा तो खुशी है, और खुशी का जो है वो करेज है। या मैं इसको हिंदी में बात करूंगा तो डर के आगे जीते हम लोग बोलते हैं। बट डर क्यों लगता है? क्योंकि सूचना का अभाव या सूचना के स्रोत पर विश्वास का अभाव। जैसे पिछले 15 साल में मैं कम से कम 10 से 15 हजार लोगों से बात कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल भी हैं, कई लोग नहीं बने। तो एक कॉमन बात निकल के आती है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, कि भैया कोई अच्छा बंदा नहीं मिला या कोई अच्छे से नहीं बता पाया। ओके, सो सेंसेक्स, ये भास्कर और मोस्ट ऑफ दी लोगों ने देखा होगा, और नॉट भास्कर, गूगल में भी आप देखोगे तो देखोगे 33 साल में सेंसेक्स 60 गुना है। बरगद के पेड़ के नीचे शुरुआत हुई थी भारतीय बाजार की। ओके, इसमें मैं इससे पहले इस पे आऊंगा। सो सेंसेक्स 33 साल में 60 गुना तो है, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। वो थोड़ा सा अलग अलग उसमें है। तो कभी ऑप्टिमिज्म में है, अभी 65 हजार पे एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, यूफोरिया है, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ टॉप पे जाके। तो अभी ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जो नया इन्वेस्टर उसको लगता है बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना, फिर वो बहुत यूफोरिक हो जाता है, फिर गिरता है, तो वही एंजाइटी, डिनाइल, फियर, डिप्रेशन, पैनिक, कैपिटुलेशन। और जब मार्केट बॉटम पे आ गया तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद कभी नहीं करूंगा, वापस से ऊपर आता है तो ऑप्टिमिज्म। मोटे तौर पे जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं कि बॉटम पे सेल करते हैं और टॉप पे बाय करते हैं। बट माय सेंट्रल मैसेज इज दिस: करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। ये जो उतार चढ़ाव है, दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट जर्नी किसी भी बिजनेस का। जैसे प्रॉपर्टी में भी जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती। आपका गोल्ड में भी प्राइसेस जो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती। ब्याज आपको स्ट्रेट लाइन में मिलता है, लेकिन वो कम मिलता है। तो कोई भी चीज जो ज्यादा मिलती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। सो करेक्शन हमेशा टेम्परेरी है, बट ग्रोथ इज परमानेंट। जब राइजिंग मार्केट में है, सो तो इन राइजिंग मार्केट्स पीपल्स आर ब्लाइंड टू रिस्क। जब मार्केट बढ़ रही है तो लोग बोल रहे हैं काय का रिस्क, न्यूज फ्लो बहुत अच्छा है। और एक और चीज है, अगेन आई कैन नॉट स्पीक इन डिटेल। तो जब मार्केट बढ़ रहा है तो सबका जो न्यूज फ्लो होगा वो काफी अच्छा होगा। और जब मार्केट गिर रही है तो उस वक्त में हम अपॉर्चुनिटी से ब्लाइंड होते हैं। और उसके अंदर में अगर हम बात करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज के प्रति हम ब्लाइंड होते हैं। दिस वी हैव टेकन, वारेन बफेट कहते हैं कि वही खरीदिए जो अगले 10 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं। एक और चीज वो लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है एक बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म है इन पेशेंट इन्वेस्टर से पेशेंट इन्वेस्टर को ट्रांसफर करने का। म्यूचुअल फंड क्या है हम सब लोग समझते हैं। सो मोस्ट ऑफ दी जो नाम मैं देख पा रहा हूँ हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, तो दे नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड। जैसे बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, बैंक आगे लोन देती है, और जो रिटर्न आता है उसमें अपना खर्चा काट के आपको वापस कर देती है। यहाँ पर भी हम एक कंपनी को अपना पैसा देते हैं, वो आगे शेयर मार्केट में या डेट मार्केट में या आपने जो फंड चूज किया उस कॉम्बिनेशन में पैसा लगाती है। वहां से जो रिटर्न आता है वो आपका अपना खर्चा काट के आपको वापस कर देती है। रोलिंग रिटर्न्स और रिस्क में क्या है कि जितना लंबा पीरियड होगा उतना आपका रिटर्न कंसिस्टेंट होता जाएगा। तो जैसे मैं बात करूंगा कि 1 साल की साइकिल है, मतलब हर साल, ये मान के चलो आपने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया और 31 दिसंबर को निकाल लिया, और हर साल आप ऐसा करते हैं, तो पिछले 10 साल में 10 बार ऐसा किया, रादर 3650 बार ऐसा होगा। तो 1 साल में अगर हम देखते हैं तो मिनिमम रिटर्न -32% है। और इसमें अगर मैं बात करूंगा 17 बार निगेटिव रिटर्न है। ठीक है ना भाई, अगर आप 3 साल के ब्लॉक में ऐसा करते हैं, ठीक है ना, तो ये 1.5% रह जाता है। 5 साल के ब्लॉक में ऐसा करते हैं, हर बार हर साल 1 जनवरी को निकाला और 5 साल बाद 31 दिसंबर को निकाला। ऐसा करके आप हर बार करते रहे और ऐसे भी हजारों पॉइंट्स हो गए। बट 7 ईयर्स में जाते हो तो कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं है आपका। 42% बार जो रिटर्न आया है वो मिनिमम 8 से 12 की रेंज में आया, और 57% टाइम्स आपका रिटर्न 12 से 15% की रेंज में आया। और वहीं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 10 ईयर है, तो 100 से 100%, मतलब आपने टॉप पे इन्वेस्ट किया, बॉटम पे निकाला। मतलब 10 साल पहले आपने टॉप पे इन्वेस्ट किया था, 10 साल बाद बॉटम में आ गया मार्केट का, ठीक 10 साल बाद आपकी मैच्योरिटी के दिन मार्केट क्रैश हो गया, तो अभी आपका रिटर्न 12 से 15% की रेंज में है। सो द लॉन्गर इज द पीरियड, आपका जो वॉलेटिलिटी है वो रिड्यूस होती चली जाती है। ऐसे हम सब लोग समझते हैं, जैसे बैंक में हमारा रैकरिंग डिपॉजिट होता है, उस तरह से एसआईपी होता है, हर महीने निकल जाता है। फायदा क्या है, हम पैसे का एक नियम बोलते हैं, जो निकल गया वो बच गया, हमको देखना नहीं है। आप आज चालू करके आप एसआईपी में एग्रेसिव जा सकते हो, आज चालू करके कल इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। पूरा पेपरलेस ट्रांजेक्शन है, गोल्ड प्लानिंग अपन कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हैं, बॉडी हमको मिल रही है। यहाँ पे एक आइडिया मैं आपको दूंगा। जैसे हमने बात करी कि अपने पैसे को काम करने दीजिए। मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि भाई अभी मैं 30 की एज में हूँ, अभी 10 साल मेरे को बच्चों की पढ़ाई में पैसा नहीं डालना, अभी मैं ज्यादा की एसआईपी चला सकता हूँ, बट आगे बच्चों की पढ़ाई चालू होगी तो शायद मेरे को कम करनी पड़ेगी, वट एवर।
एन नंबर ऑफ रीजन्स। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि सपोज आज मैं 25,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता हूँ और 20 साल चला तो रिटर्न अगेन 12% बेस लेके चल रहा हूँ, तो मेरा टोटल जो जमा होगा वो 60,000 रुपये होगा और जो मेरी मैच्योरिटी आएगी वो 2,29,000 रुपये आएगी। वहीं अगर मैं एक लिमिटेड पीरियड एसआईपी का प्लान करूँ कि भाई मेरे को पूरे 20, 30, 25 साल एसआईपी नहीं चलानी, 15 साल नहीं चलानी, मेरे को सपोज 5 साल चलानी है, मैं अमाउंट डबल या ट्रिपल कर देता हूँ। एंड अगेन वी कैन डू, क्योंकि एसआईपी में आज चालू करके मैं उसको कल कम भी कर सकता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ, रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ, विड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी है। इंश्योरेंस या यूलिप की तरह मेरे को उसमें कंपलसरी लॉक इन या कमिटमेंट नहीं है। कोरोना में हमने देखा परिस्थितियां और जरूरतें कब बदल जाए हमको नहीं पता। तो मैं दूसरा सिनेरियो लेके चलता हूँ कि एसआईपी मैंने 25,000 की जगह 50,000 की कर दी, लेकिन मैं पैसा जो है 20 साल की जगह 10 साल ही दूंगा, रिटर्न मेरा आया 12% ही। लेकिन पैसा जो है मैं वो 10 साल बाद एसआईपी तो बंद कर दूंगा लेकिन निकालूंगा नहीं। तो पैसा जो है 20 साल बाद निकालूंगा तो पैसा मेरा 60,000 रुपये ही जमा हुआ, लेकिन जो मैच्योरिटी मेरी आ रही है वो 3.5 करोड़ रुपए आ रही है। सो मेरा पैसा उतना ही गया, कम समय मेरे को पैसा डालना पड़ा, फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को मिल गई, बट मेरी मैच्योरिटी ऑलमोस्ट 1.5-2 गुने की रेंज में हो गई है। तो वी कैन गो फॉर दिस, और ज्यादा डिटेल के लिए अगेन चैट बॉक्स में यू कैन कॉल मी। सो इसके साथ में जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, मंथली इनकम की बात करी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या मोस्ट ऑफ दी लोग जैसे डिविडेंड प्लान की बात करते हैं, तो एसडब्ल्यूपी इज अगेन अगेन बिग सब्जेक्ट। मैं आगे इस पे एक पूरा वेबिनार भी लूंगा, वीडियोस भी हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स में ही मेरे से पूछ सकते हैं। सो इसको मैं सिंपल ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में पैसा डालते हैं, मंथली इनकम स्कीम या किसी पेंशन प्लान में, तो वहां पे आपने इकट्ठा पैसा दे दिया और उसका मंथली ब्याज आपको आ रहा है। अब चूंकि ये सिर्फ ब्याज आ रहा है तो इसका मतलब हमको लाइफ लॉन्ग आता रहेगा, ठीक है ना। और ये पैसा लाइफ लॉन्ग हमको आता रहेगा। दिस इज एसडब्ल्यूपी। तो एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आपने एसआईपी के थ्रू या वन टाइम के थ्रू जो पैसा डाला है उसका एक मंथली ब्याज आपको मिलता रहेगा, और ये बढ़ के मिलता रहेगा, क्योंकि हम जो पैसा निकालेंगे वो ब्याज जो हमको एप्रिसिएशन आ रहा है उससे कम निकालेंगे। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेट एलोकेशन। हिंदी में सारे अंडे एक टोकरी में नहीं होना चाहिए। एसेट एलोकेशन का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि सपोज हमने गोल्ड में पैसा लगाने को बोला है, प्रॉपर्टी में है, बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी है। अभी सब जगह हमारा पैसा लगा होने से हमको क्या फायदा होता है कि सारी की सारी चीजें एक साथ मूव नहीं करेंगी। किसी 3-5 साल में प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, मार्केट में नहीं आएगा। किसी 3-5 साल में मार्केट में बहुत शानदार रिटर्न आएगा, बाकी जगह पे नहीं आएगा। बट इसका सही काम क्या आता है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोरोना में, मैं आपको आगे देता हूँ। सो ओके, जैसे कोरोना में मार्केट क्रैश किया, हमारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए रह गया, और उसी वक्त में कोई घर में किसी को कोरोना हो गया और हमें डॉक्टर ने बोला कि 20 लाख रुपए भी जमा करो, और हमारे सारे अंडे मार्केट में थे, तो हमको वो पैसा निकालना पड़ा और हमारा नुकसान परमानेंट हो गया। लेकिन हमारे पास में क्या 25-50 लाख रुपए बैंक में भी थे, ईपीएफ में, पीपीएफ में, गोल्ड में। तो हमने उस वक्त में, चूंकि मार्केट डाउन था, ऊपर होता तो यहाँ से निकाल लेते, डाउन था तो हमने वहां से निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से पैसा नहीं निकालना पड़ा और वो पैसा आज हमारा डबल है। दूसरा इसमें आपको एंगल देता हूँ कि मान लीजिए जरूरत नहीं पड़ी और हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा था और मार्केट क्रैश किया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे पैसा डाला तो हमारा को वो पैसा साल भर में ही डबल हो गया। तो इवेंचुअली असेट एलोकेशन अगर हम लोग प्रॉपर रख रहे हैं तो मार्केट हमको पेन नहीं देगा। सो संदीप जी ने हमसे पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग। ओके, बिल्कुल करूंगा। सो एसेट एलोकेशन, आई बिलीव आपको समझ में आ गया कि एसेट एलोकेशन मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में एक चीज और आपको लाइटर नोट में बोलूंगा कि मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कि भाई 30-40 साल से जॉब कर रहे हैं, 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो पता लगा 1 आध करोड़ का, 25-50 लाख का ईपीएफ का पोर्टफोलियो है, पीपीएफ में भी है, सुकन्या समृद्धि में भी है, एफडी में भी है। बट हम देखते हैं कि इक्विटी में जो है 25 लाख रुपए और उसके लिए चिंतित है, और वहां जो 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए उसके लिए चिंतित नहीं है। तो पैसे को हमने ऐसे काम पे लगाना है कि जहां सबसे ज्यादा हमारा रिटर्न बन रहा है, सबसे ज्यादा वो हमको आउटपुट दे रहा है, वहां हमारा एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। और जहां कम आउटपुट आ रहा है वहां एलोकेशन कम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि हमको कभी क्राइसिस आ जाए तो कम वाला उस वक्त में काम आ जाए। क्योंकि जहां हमको कई बार छोटे पैसे की जरूरत है, मार्केट डाउन है, तो वहां हम अपने उस फिक्स वाले में पैसा निकाल पाए, तो वहां पे हमको रिटर्न नहीं देखना है। तो बैंक में हम पैसा इसलिए नहीं रख रहे हैं कि रिटर्न कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, हम इसलिए रख रहे हैं कि भाई हमको मार्केट जब डाउन हो तो पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि उल्टा डाल पाए। सो माय फाइनल थॉट्स, बिकॉज अगेन आई स्टार्टेड दिस विद, और मेरा भी मैं बात करूंगा रीजन ऑफ सक्सेस, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, दे आर थिंकर्स। हम बोलते हैं ना, ही इज ए ग्रेट थिंकर।
एंड सो माय फाइनल थॉट्स अगेन, जो मैंने बात करी कि ईपीएफ में हमारा बहुत सारा पैसा ब्लॉक है और म्यूचुअल फंड्स में से थोड़ा सा पैसा अपने बोलते हैं कि डेट में डालने क्या। सेकंड थॉट माय इज कि हम लोग जब पीपीएफ लेते हैं, एलआईसी लेते हैं, तो हम 15 20 25 30 साल बने रहते हैं। तो जब हम एसआईपी लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, तो वहां पर 15 20 30 साल क्यों नहीं रह सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर हम पीपीएफ में 20 25 15 साल अगर रह सकते हैं और म्यूचुअल फंड इक्विटी में एसआईपी में 20 25 साल भी उतना ही रह पाए, तो यहाँ जो पैसा बनेगा वो वहां से 4 8 12 गुना बनता है। फाइनल थॉट अगेन, जो इक्विटी है उसको अपने तीसरे बच्चे की तरह लीजिए। मतलब हम जो 2 बच्चे पाल रहे हैं, तो एक बेटा बेटी में अपनी बात करूंगा, तो कल को वो हमारे साथ होंगे नहीं होंगे, 99% केसेस में नहीं होंगे। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, महसूस कर सकते हैं, बट मेरा जो इक्विटी है वो मेरे तीसरे बच्चे की तरह मेरी लाइफ टाइम देखभाल करेगा, और उसी वजह से बाकी 2 बच्चे भी मेरी थोड़ी बहुत कर लेंगे। सो जो पावर ऑफ एसआईपीज है, रिस्क है, रोलिंग रिटर्न्स में नेक्स्ट वेबिनार में बात करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो जिसकी वजह से मेरे को, आप मेरे बुक तस्वीर के पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो वारेन बफेट का उनका कहना है कि वॉल स्ट्रीट इज द ओनली प्लेस वेयर पीपल राइट टू इन ए रोल्स रॉयल्स टू गेट एडवाइस फ्रॉम दोज हु मे टेक द सबवे। इवेंचुअली मतलब मेरे को 25 साल पहले एक सेमिनार में बोला था कि आपको अगर करोड़पति बनना है तो आप टाटा बिरला अंबानी से सलाह लो, पान वाले से नहीं। तो चूजिंग द राइट मॉडल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल एंड अप दिस विद कि जैसे महाभारत की पूरी कहानी को हम लोग जानते हैं कि एक लाइन में कहा जा सकता है कि एडवाइजर कौन। तो जैसे दुर्योधन या कौरव के एडवाइजर थे शकुनी मामा और अर्जुन के थे श्री कृष्ण। तो सही जगह से हमको एडवाइस लेनी है और सोचना है, राइट। और सोचने में जैसे मैंने बात करी कि डर के आगे जीत है। और डर क्यों लगता है? बिकॉज हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है या राइट सोर्स से नहीं है। मतलब इंफॉर्मेशन कोई बंदा सही दे रहा है, लेकिन मेरा उसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं है, तो शायद मैं उसकी इंफॉर्मेशन को भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो दिस इज अगेन योर जॉब कि आप सही बंदे के पास में जाएं या सही बंदे को ढूंढें, या सही बंदा अगर आपके पास कोई आ रहा है तो उससे। एंड अगेन सेवरल बुक्स आर देयर। हम लोग क्या सर्विस देते हैं आप सबको पता है। रिसेंटली हम लोग अपने सारे क्लाइंट्स के लिए टैक्स फाइलिंग भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस फॉर ऑल क्लाइंट्स, आप लोग अवेल कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने करीब 300 रिटर्न्स फाइल करी हैं, एंड इस साल भी है। सो बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं कि वो अपनी रिटर्न सीए के थ्रू फाइल करा रहे थे, बट घर में वाइफ हैं, बच्चे हैं, अर्न कर रहे हैं, और उनको लगता था कि भाई इनकी रिटर्न की क्या जरूरत है। तो हमने उनको एनकरेज किया कि आप इनकी भी रिटर्न भरो, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री भरवा रहे हैं। सो यू कैन टेक अवेल अबाउट दिस सर्विसेज। एंड this is now I want to end this. Now I will come to the this question and answer, and all you are welcome. And here I can invite my co-host Mr. Vinit Tiwari. So he will be participating कि question answers क्या ले सकते हैं. But can you quickly type, जैसे संदीप जी ने मेरे से पूछा हुआ है, and let me end this screen sharing. So can we open all mics for all now? Okay, can you please raise your hands, people who wants to ask questions to me? You can continue, and this, your new question in Q&A. Perfect. So Chakravarti Vyas Kesar Society, detail में describe करें please. Can you take a separate session on Chakravarti Vyas? Sure. So sure, Kesar Society, thank you for asking this question. I'll definitely take this in my next webinar. And this is a very important question. Chakravarti Vyas हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे एक एग्जांपल लिया कि 2 में गिराज गोयल जी डॉक्टर साहब 2 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। बट अगली बार हम 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, बट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अगेन 2 को फिर से प्लस करेंगे तो 8 आएगा, बट अगली बार में 16 आएगा। तो ब्याज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए 10% ब्याज पे, तो 1 साल के बाद वो दोनों तरीके से 100 के 110 होंगे। बट अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो दूसरे साल में क्या होगा कि 100 पे फिर 10 आएंगे और 120 की वैल्यू होगी। बट कंपाउंडिंग के केस में दूसरे साल में मेरे को 121 की वैल्यू होगी।
30वें साल में अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो 100 रुपए पे अगेन 10 रुपए मिलेगा, बट कंपाउंडिंग के केस में मेरे को 121 पे मिलेगा तो वो 12 रुपए 10 पैसे मिलेगा। दिस इज कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग को आठवां आश्चर्य क्यों बोला जाता है, एथ वंडर, बिकॉज जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो बिकॉज कुछ लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आई वाज ट्राइंग टू टेक दैट। तो दिस इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के समझना मतलब क्या होता है, लीनियर चीजें हमको बड़ी इजीली समझ में आ जाती हैं, बट एक्सपोनेंशियल चीजें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए कंपाउंडिंग एक वंडर है। बट अगेन आई विल टेक, और कोई आपका स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, और जो भी मेरी टीम में आपसे कनेक्टेड है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चंस। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? This ship is according to you, Sanjay Malhotra ji. Thank you, Sanjay Malhotra ji. Welcome. Now, this is something कि क्या बोलूंगा कि फ्लेवर ऑफ द मंथ, क्रिप्टो। सो क्रिप्टो में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि अभी ये अच्छा चल रहा है। तो एसआईपी के लिए बेस्ट फंड का मतलब ये होगा कि वो फंड जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो 10 साल पहले भी बेस्ट था, 5 साल पहले भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट है, 5 साल बाद भी बेस्ट रहेगा, और 10 साल बाद भी बेस्ट रहेगा। इट नॉर्मली डजंट हैपन, हर साल बेस्ट फंड्स चेंज होते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा एसेट एलोकेशन। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहे। इसको मैं आप एक एग्जांपल से बात करूं। फॉर एग्जांपल आज कोई भी फंड है, मैं एग्जांपल लेता हूं निप्पॉन ग्रोथ फंड, जो पहले रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था। 1995 में ये फंड लॉन्च हुआ 10 रुपए की एनएबी से, और आज इसकी एनएबी आई बिलीव समवेयर अराउंड 2000 प्लस, मे बी 2500 होना चाहिए, मैंने नहीं देखी है। तो ये मान के चलिए कि उस वक्त में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो आज 2.5 करोड़ रुपए है। ओके, इस फंड का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ? इसलिए नहीं कि ये बेस्ट फंड है, और इसलिए भी नहीं कि ये खराब फंड है, बहुत अच्छा फंड है। इनफैक्ट अभी ऑफ लेट हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन है। बट 1995 में इसने कुछ 50, 60, 70 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा। आज आपको क्या लगता है उसमें से कितने स्टॉक्स जिंदा होंगे? आई बिलीव 5-7। सो मैं बोलता हूँ पिछले 3 साल में सपोज इसने पैसा डबल कर दिया, और 3 साल पहले इसके पास 50 स्टॉक्स थे, तो मे भी हो सकता है उस 50 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स ने 15 गुना किया हो, 5 स्टॉक्स ने 5 गुना किया हो, 5 स्टॉक्स ने डबल किया हो, 5 स्टॉक्स वहीं के वहीं हो, 5 स्टॉक्स ने आधा या चौथा या जीरो भी कर दिया हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम लेवल पे, पोर्टफोलियो लेवल पे उसने आपका पैसा 3 साल में डबल, या 28 साल में आपका पैसा 250 गुना कर दिया, 1 लाख का 2.5 करोड़ कर दिया। तो संजय जी वही चीज है कि आज हम जो भी एसआईपी ले रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं, आज के हिसाब से बेस्ट है, बट दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हम लोग इसलिए एसआईपी जो लेते हैं वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली काफी अच्छा रिकॉर्ड्स बनाती हैं। क्योंकि सेक्टरल फंड्स में जैसे भी बात करेंगे, 2 साल पहले आईटी बहुत अच्छा चल रहा था, कई सारे डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने आईटी लिया, बट ऑफ लेट उनमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। एंड थैंक यू संजय जी, आई बिलीव दिस आंसर्स। डॉक्टर वनी ने मेरे से पूछा है, मेहर जी वेलकम, की पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो अभी मैंने शायद तीसरे ग्रुप में इसको आंसर किया। उत्तम सिन्हा जी पूछ रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी वंस अगेन। सो मैं इसका बोलूंगा कि एसडब्ल्यूपी इज ए वेरी बिग टॉपिक, और छोटी सी चीज है, लेकिन इंटरनलाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आई विल टेक ए सेपरेट वेबिनार, और इफ यू वांट आई कैन टेक माय नेक्स्ट वेबिनार, जो सैटरडे संडे हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसको हम इसके ऊपर ले लेंगे। तो चैट बॉक्स में मेरे को बताएं, क्या आप एसडब्ल्यूपी में नेक्स्ट वेबिनार लेना चाहोगे? Radhika is asking, what is the use of liquid funds while FDs are giving more than 7% returns? तो राधिका, जैसे मैंने बताया कि एफडीज और लिक्विड फंड्स को हम कंपेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट जो एफडीज हैं वो अपना पार्ट, मैं उसको बोलूंगा कि उसको रखें आप। बैंक में भी पैसा रहना चाहिए। आपकी इसमें बात करूंगा कि 3 से 6 महीने का पैसा बैंक में हमेशा होना चाहिए। कभी 1-2 महीने सैलरी लेट आए या कुछ हो जाए, तो आपके पास में 2-3-4 महीने का पैसा होना चाहिए। बट सीरियस नोट, एज यू ग्रो, या जैसे मैं बात करूंगा जिन लोगों के बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, तो साल 2 साल का पैसा हमेशा बैंक में रहना चाहिए, भले वो 3% का ब्याज दे रहा है। बिकॉज आपको कभी जरूरत पड़ी और आपको आधी रात को पैसा जमा करना है, तो आपको लिक्विड फंड काम नहीं आएगा, बट आपकी एफडीज काम आ जाएंगी, बिकॉज उनको आप ऑनलाइन ब्रेक कर सकते हो। ना लिक्विड फंड में हम लोग क्यों पैसा रखते हैं? बिकॉज मे बी मार्केट के हर लेवल पे हम लोग इकट्ठा पैसा डिप्लॉय करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं एसआईपी नहीं चला सकता, मेरे से तो कभी 5 लाख आ जाता है, कभी 15 लाख आ जाता है, कभी उल्टा मुझे दे दो, महीने की 50 हज़ार की नहीं कर सकता हूँ, साल में 15 लाख दे सकता हूँ, हो सकता है 2 बार में दूं। तो उन लोगों के लिए लिक्विड फंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अंदर में क्या हुआ, हमने लिक्विड फंड में पैसा पार कर दिया और वहां से मंथली वीकली हम सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान टारगेट इक्विटी फंड्स में कर सकते हैं। So the Prakash is asking, Prakash, can we have a webinar session on SWP and how does it work for with proper explanation? Okay, so that's the reason I want to go for a separate SWP. So I'll take this. Uttam Sinha ji again asking me, suppose if we invest 5 lakhs once and convert this into 50K every month, stopping SIP. So I'm not able to get this fully. तो मैं next webinar में इसको आंसर करूंगा पर्सनली। 5 लाख एक बार हमने जमा किया और 50,000 रुपए एवरी मंथ में स्टॉपिंग SIP. So I think you are asking about STP. Yes, we can do this. This is almost equivalent to same. बट SIP में क्या होता है कि जैसे हमारी रेगुलर इनकम आ रही है तो रेगुलर जाती रहती है ना। STP में क्या होता है कि वो पैसा खत्म हो जाएगा 8, 10, 12 महीने बाद, तो उस वक्त में हो सकता है आप कर पाए नहीं कर पाए। एंड राकेश वातम, यस उत्तम सर, कैन वी गो फॉर SWP? यस वी कैन गो, जब भी हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है जा सकते हैं। I also have, I think, some questions in the Q&A. So this is again it was asked by Kesa Society asked me difference between saving and investment. So good question. तो बचा के मैंने घर में रख लिया, दैट इज सेविंग, राइट। मतलब मेरा पैसा मैंने बचाया, जैसे गोल्ड में मैंने पैसा रखा है। सो गोल्ड और कैश इज इक्विवेलेंट टू सेविंग, बिकॉज पैसे को आपने काम पे नहीं लगाया। बट इन्वेस्टमेंट की हम पैसे को काम पे लगा रहे हैं, तो पैसे को हमने चाहे बैंक में लगाया, एफडीज में लगाया, या इक्विटी में लगाया, डेट में लगाया, या प्रॉपर्टी में, नहीं बोलूंगा, प्रॉपर्टी इज अगेन इज सेविंग। तो दो उसको इन्वेस्टमेंट हम कंसीडर करते हैं बिकॉज वो इन्फ्लेशन को तो बीट करती है। तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग, मैं बोलूंगा कि जो रियल डिफरेंस है कि हमको इन्फ्लेशन या महंगाई से ज्यादा के जब रिटर्न जनरेट करने हैं या हो रहे हैं तो उसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। बिकॉज मेरे को महंगाई से बराबर या उससे कम रिटर्न जनरेट हो रहा है तो फिर वो मेरा सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिस्क्राइब कॉस्ट ऑफ डिले इन डिटेल। अगेन जो मैंने एग्जांपल दिया, जो एक्सपोनेंशियल पावर टू रेज़ टू द, सो एक बंदे ने सपोज 10 साल के लिए SIP स्टार्ट करी तो वो 2 का 2 में 10 बार गुणा कर रहा है, और एक बंदे ने 20 साल के लिए SIP स्टार्ट करी, मतलब उसने 10 साल पहले स्टार्ट करी, तो इट मीन्स वो 2 का 2 में 20 बार या 30 बार गुणा कर रहा है। तो दो सेविंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। और अगेन दिस इज, आई थिंक आई हैव टेकन दिस इन, मेरे को एक स्लाइड खोलनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली कंपाउंडिंग में जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, कंपाउंडिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरा रिटर्न कितना आ रहा है और समय कितना मिल रहा है। नो, रिटर्न कितना आ रहा है ये बहुत ज्यादा मेरे कंट्रोल में नहीं है और बहुत ज्यादा शूटअप भी नहीं करेगा, बट कितना समय में दे रहा हूँ अपनी SIP को, अपने इन्वेस्टमेंट को, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात अभी करी अपने निप्पॉन ग्रोथ फंड की, 28 साल में 1 लाख का 2.5 करोड़ है। बट जो मजे की बात है कि जिन लोगों ने ओरिजिनली 1 लाख लगाया था उसमें से कितने लोग आज तक टिके हुए 2.5 करोड़ के लिए। तो कंपनी का खुद का डाटा है कि लेस देन 1% लोग। तो आज की तारीख में जो पैसा लगा रहे हैं, जिन्होंने 25 साल पहले लगाया, तो उन्होंने 1 लाख के 2.5 करोड़ होने से पहले 2 लाख भी होंगे, फिर उससे पहले 1.5 लाख रह गए होंगे बाद में, फिर 3 लाख हुए होंगे, फिर वापस 2 लाख रह गए होंगे, 5 लाख हुए होंगे, फिर वापस 1 लाख रह गया होगा, 2 लाख रह गए होंगे। तो अगर वो बंदा इस फ्लक्चुएशन की वजह से बाहर हो जाता तो वो आज 2.5 करोड़ रुपए नहीं देख पाता। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डिले। कॉस्ट ऑफ डिले को मैं एक और चीजों से लेके चलता हूँ, मतलब अगेन माय एग्जांपल ऑफ हाउ आई लर्न द थिंग्स, कि कई लोगों की ये सोच होती है कि जब सब कुछ सही होगा, सारे स्टार, ऑल स्टार विल बी अलाइंड एंड फॉल इन लाइन, तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो एक एग्जांपल बात करूं, यस प्राची इज कमिंग नाउ। सो सपोज मेरे को दिल्ली जाना है और मैं इस चीज का इंतजार करूं कि सारी लाइटें ग्रीन होंगी, रोड पे एक भी गड्ढा नहीं होगा, तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा। डू यू थिंक आई विल एवर बी एबल टू स्टार्ट माई जर्नी? शायद मैं जिंदगी में कभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। आई विल हैव टू स्टार्ट, ठीक है ना। आधा घंटा पहले पहुंचूंगा, बाद में पहुंचूंगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट आई विल हैव टू स्टार्ट, तभी मैं पहुंचूंगा। सो कॉस्ट ऑफ डिले का यहाँ पे हमारा मतलब है कि जितना आप लेट करोगे आपको उतना ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा डालने के बाद भी आपकी फाइनल मैच्योरिटी कम हो सकती है। I hope this answer your questions. So Kesar Society, they have asked a lot of questions. Thank you.
and we can have separate webinar especially for Kesar Society. And anybody else? Is there any scenario when debt fund beat FD returns? Okay, good question, but again this is depending on the timing of the market. So मैं बात करूंगा डेट मार्केट को जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट रेट साइकिल पे डिपेंड करते हैं. तो जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वहां पे डेट फंड्स के रिटर्न कम आएंगे. जैसे आज की तारीख में बात करूंगा तभी आगे का सिनेरियो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे होगा. तो इस सिनेरियो में डेट फंड्स आपको एफडी से थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है ना, और आपको देंगे क्योंकि डेट के रिटर्न कम होंगे. बट सेकंड चीज ये है कि अभी टैक्स एडवांटेज जो पिछले साल 31 मार्च तक था वो खत्म हो गया. तो अभी रिटर्न जो आप एक्स्ट्रा बनाओगे, ठीक है ना, अगेन डिपेंडिंग ऑन द फंड्स, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूँ. बट हाँ, कुछ केसेस में आपको बेहतर बनेंगे, बट हमेशा बेहतर नहीं बनेंगे. नो, डेट में हम पैसा क्यों रखते हैं? अगेन की थॉट, की क्वेश्चन सोचने में बहुत मुश्किल काम है. एक कॉमन रेट जो मैं देखता हूँ कि बाय पीपल्स आर नॉट, लोग ज़्यादा क्यों नहीं बना पाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं, कि पीपीएफ में, ईपीएफ में, सुकन्या समृद्धि में, बैंक एफडी में पैसा रखते हैं 15, 20, 25 साल, ठीक है ना, और इक्विटी में हमको रिजल्ट चाहिए 2, 3, 4 साल में. जबकि कायदे से एज पर एसेट एलोकेशन डेट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड इक्विटी इज फॉर लॉन्ग टर्म. आप समझ में आ रहा है? सो जो डेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि डेट क्या है, डेट मेरे को रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है. डेट मेरी सेफ्टी के लिए है. कि मैंने बोला कि भाई कोई बीमारी घर में आ गई, कोई इवेंट आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, पॉलिसीज काम नहीं कर रही हैं, मेरे को अभी 50 लाख रुपए की जरूरत है, 25 लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है ना, मार्केट नहीं है, या मार्केट में पैसा आएगा 5वें दिन आपके अकाउंट में, बहुत अच्छी मार्केट है, आपने रिडेम्पशन भी डाल दिया, बट पैसा आएगा आज फ्राइडे इवनिंग है, पैसा आपके पास आएगा वेडनेसडे इवनिंग में, लेकिन आज आपको जरूरत है. तो वहां पे बैंक एफडी, वो डेट आपके काम आता है. तो डेट मेरा वो बच्चा नहीं है जो मेरे को ज्यादा कमा के दे रहा है. डेट वो मेरा बच्चा है जो मेरे को सहारा दे रहा है मुसीबत के वक्त में. नो, इक्विटी मेरा वो बच्चा नहीं है कि जो मेरे को मुसीबत के वक्त में सहारा दे, लेकिन डेट मेरा, इक्विटी मेरा वो बच्चा है कि मेरे को लॉन्ग टर्म में डेट से डबल कमा के देगा. और अगेन कंपाउंडिंग वही 72 के फॉर्मूले पे कि 6% का रिटर्न आ रहा है तो 12 साल में डबल होगा, और 5% का रिटर्न आ रहा है तो 15 साल में डबल, और 4% का रिटर्न आ रहा है, अपन गोइंग फॉरवर्ड 30% में पोस्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो पैसा 18 साल में डबल होगा. लेकिन इक्विटी में मेरा 15% का रिटर्न आ रहा है तो 5 साल में डबल, और 18% का रिटर्न आया तो 4 साल में डबल. ऑल राइट संजय जी, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ एसआईपी इन 10, 15, 20 इयर्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? सो संजय जी, जो लार्ज कैप की एसआईपीज का रिटर्न है अराउंड 10 to 20 इयर्स में वो रफली 10 से 15% है. मिड एंड स्मॉल कैप में जो रिटर्न है वो अराउंड 15, 18, 20% तक है. एनीबॉडी एल्स प्लीज? सो हमने जो टारगेट लिया था कि हम 12 बजे तक इसको खत्म कर देंगे, एंड थैंक यू कि हम इसको 12 बजे तक क्वाइट फिनिश्ड, बट स्टिल वी आर ओपन अगर एनीबॉडी एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन. ओके, बाय. ये सर सोसाइटी से मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, कैन वी हैव ए सेपरेट सेशन और डिफरेंट डेट फंड फॉर कंजर्वेटिव क्लाइंट्स? यस डेफिनेटली वी कैन टेक. तो उस केस में केसर सोसाइटी से जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट वी विल डू कि वी विल डू सेपरेट फॉर केसर सोसाइटी ओनली, एंड आप मेरे को स्पेसिफिक क्वेश्चंस देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाटा निकाल पाऊंगा, बिकॉज टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू गेट द डाटा, एक्चुअल डाटा, एंड दिस इज क्वाइट गुड. आई बिलीव ऑल आर हैप्पी. सो अभी मैं, दिस इज अवर फर्स्ट वेबिनार ऑन दिस सीरीज, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको कंटिन्यू करें, एंड दिस वे वी कैन कनेक्ट मोर, बिकॉज 1-to-1 कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी. सो व्हाट वी हैव प्लान कि वी विल बी टेकिंग ए वेबिनार एवरी, हर महीने में एक संडे को लेंगे, एक सैटरडे को लेंगे दो. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट आई एम प्लानिंग, एक सैटरडे इवनिंग विच इज 22. तो हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार रहेगा वो सैटरडे इवनिंग में रहेगा. आई विल कम्युनिकेट यू राइट टाइम, एंड चैट बॉक्स में आप मेरे को थोड़ा सा लिख सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि व्हाट वुड बी योर कंफर्टेबल टाइम फॉर वेबिनार्स, दिस वेबिनार्स, सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग,
और इवनिंग। सो आपका फीडबैक मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे को कमेंट करें यहाँ पे चैट में, और मेरे को पर्सनली या जो भी आपसे कनेक्टेड है, सो दैट वे हम लोग ज़्यादा चीज़ों पे कंडक्ट कर पाएंगे। आप मेरे को नए टॉपिक्स भी, जैसे अभी मेरे पास में 2-3 आए कि SW के ऊपर कर सकते हैं क्या, डेट फंड्स के ऊपर कर सकते हैं क्या। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड आई बिलीव दिस हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमको आइडियाज़ मिले। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और जो भी है आप अपने और लोगों को भी शेयर करा सकते हैं। एंड ग्रेट कृष्णा, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। तो थैंक यू टू ऑल। राधिका, इट वाज नाइस सेशन। संजय जी, एवरेज रिटर्न बात कर चुका हूँ। सो थैंक्स टू ऑल जर्नी फॉर ऑन संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग अपने आप में एक काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, बट हाँ, जॉब वालों के लिए काफ़ी रिलैक्स भी हो जाता है। Anything else you can write me in chat box, or I think we can end this from here. Am I right, Dr. Yatin ji? Uttam Sinha ji, informative sir hai. So Mani ji, executive session, please continue. Thank you, thank you. Thanks to all. Thanks. So I'm ending this today. Thank you very much. Cases already describe different equity schemes. Again, this is a separate session because छोटे से में क्या समझ में नहीं आएगा, but मैं I'll try to answer. अलग अलग स्कीम्स होती हैं, डेट स्कीम्स, जैसे मैंने डेट और इक्विटी बताया, तो डेट स्कीम्स होती हैं, इक्विटी स्कीम्स होती हैं, देन देयर आर सम हाइब्रिड स्कीम्स। इक्विटी में भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि लार्ज क्या है। तो सेबी कहता है कि जो इंडिया की 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, दीज आर लार्ज कैप फर्म। उसके बाद में नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 150, अगली 150 कंपनियां, जैसे सीएट टायर, गोदरेज, ये मिड कैप कंपनीज हैं। और उसके 250 के नीचे, 251 के नीचे जो कंपनीज है वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, फ्लेक्सी कैप होते हैं जहाँ सभी तीनों कैप में होता है, मल्टी कैप होते हैं जहाँ तीनों। एंड राम नारायण मिश्रा जी, संडे मॉर्निंग, थैंक यू। उत्तम सिन्हा जी, कीप सी सेक्शन ट्वाइस इन ए मंथ, थैंक यू। Betal Singh, now people are still joining now. So thank you very much all. Thank you. Thanks.